हेलो बच्चों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की क्लास कल हो चुकी थी, ये लेक्चर हो चुका था। जो बचा हुआ था आज उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे। और जो भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको ऐप शिक्षा 2.0 को डाउनलोड करना है ऐप के लिए ना पीडीएफ के लिए। और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये वैदिक सभ्यता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी पीडीएफ में है। ये पीडीएफ इकट्ठी आज मिल जाएगी, जो क्लास कल हुई थी उसकी भी और जो क्लास आज हो रही है उसकी भी। दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप शिक्षा 2.0। वैदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। और इस काल को हमने दो कालखंड में बांटा हुआ है। इनकी अलग अलग कल्चर के कारण, संस्कृति के कारण अलग अलग कालखंड में बांटा। पहला क्या था? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का है। और उत्तर वैदिक काल का टाइम है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का है। पूरा कंटेंट मिलेगा इसमें आपको। कितने 40 पेज हैं इस पीडीएफ के अंदर। तो कल हमने यहाँ पढ़ लिए थे 40 पेज में से कुछ पढ़ लिए थे बाय मैप। यहाँ पे समझाया गया था कि यहाँ के लोग आर्य लोग थे, कहाँ से, मध्य एशिया से आए थे। कल का कल पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया गया था। इससे आगे की आज एक क्लास है मैप के माध्यम से। कल यहाँ हुआ था जो जहाँ जहाँ मैप की जरूरत पड़ेगी हम वहाँ वहाँ मैप की आवश्यकता के अनुसार आपको पढ़ाएंगे। तो हमने कल यहाँ से स्टार्ट किया था उत्तर वैदिक काल। यहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। इसका देखते हैं भौगोलिक विस्तार। यानी कि मैंने कल बताया था कि ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे, मध्य एशिया से आए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये अपना जो बसे हुए हैं अपना क्षेत्र का विस्तार करते हैं। ये गंगा के क्षेत्र तक आ जाते हैं, फिर ये लास्ट में बिहार तक के क्षेत्र तक, मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक भी चले जाते हैं। पूरी की पूरी कहानी आपको यहाँ अच्छे से सीखने को मिलेगी, पढ़ेंगे आप अच्छे से। और जितने फैक्ट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार यहाँ मैप देख लेते हैं हम। तो ये जो मैप है ये अपना सिंधु घाटी का दोआब क्षेत्र है, ये सिंधु क्षेत्र है। ये हस्तिनापुर है, आपने महाभारत देखी होगी उसमें थोड़ी सी चर्चा होती है। कौशल क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। ये सारे के सारे क्षेत्र हैं। यहाँ पे पहले ये आकर इस क्षेत्र में बसते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये आगे भी इस पूरे क्षेत्र को कवर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है क्षेत्र को ये कवर कर लेते हैं धीरे धीरे करके। तो इसके बारे में एक एक बात हम पढ़ते हैं। पंजाब से आर्यजन गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एरिया में, इलाके में फैल जाते हैं। उसके बाद ये कबीले भरत, यहाँ के जो लोग हैं वो प्रमुख कबीले भरत और पुरु, दो कबीले हैं वो एक होकर कुरु के नाम से जाने जाते हैं। कौरव और पांडवों के बारे में आपने देखा होगा या आपने गीता में पढ़ा होगा या टीवी पे या किसी कहीं पे आपने सुना होगा। तो यही की कहानियां हैं वो सारी। आरंभ में वे लोग दोआब के ठीक छोर पर सरस्वती और दृष्टावती नदियों के प्रदेश में बसे थे। कहाँ पे? यहाँ पे सरस्वती नदी है, कुछ यहाँ से अब विलुप्त हो चुकी है। और यहाँ से दृष्टावती यानी उसकी एक सहायक नदी थी, वहां से ये लोग आके बसे थे, उस क्षेत्र में आके ये बसे थे। प्राचीन कथाओं के अनुसार जानते हैं कि हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर के शासक कौन थे? धृतराष्ट्र। बाढ़ में बह गया था। और कौन? हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया था। कुरुवंश से जो भी जीवित रहे वो इलाहाबाद के पास कौशाम्बी जाकर बस गए। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि लोग कैसे कैसे आके इस क्षेत्र में बसे थे। अगर इसके बारे में अगर आपका डाउट रह जाता है तो पिछला लेक्चर आप देखिए, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईस्वी पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौशल, उत्तरी बिहार, विदर्भ वगैरह में फैल गए थे। यानी कि ये क्षेत्र बाढ़ में बह गया था, तो यहाँ पे जो इनका शासन था वो था। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में है यजुर्वेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये ब्राह्मण ग्रंथ है, कुछ उपनिषद हैं, आरण्यक हैं। इनकी जो भी ये वेद शास्त्र हैं इनमें इनकी व्याख्या मिलती है इसकी वैदिक काल की। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युद्ध युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी मिलते हैं।
जैसे ही लौह का आविष्कार होता है, लौह के बारे में पता चलता है तो अच्छी क्रांति आती है। कृषि की भी अच्छी क्रांति आ जाती है। युद्ध क्षेत्र में भी अच्छी क्रांति है क्योंकि उससे हथियार भी बनाए जा सकते हैं, उससे औजार बनाए जाते हैं। कृषि के उत्पादन में भी अच्छी प्रोग्रेस होती है। अब लौह से, इसको श्याम अयस्क बोलते थे लोहे को। इसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृद भांड भी एक महत्वपूर्ण है। धूसर मृद भांड, ठीक है? ये ऐसे-ऐसे पॉइंट्स कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता है। अब आते हैं यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी? सामाजिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल की? हमने पिछले लेक्चर में ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ये सभी पढ़ी हुई थी। सारे के सारे पॉइंट हमने देखे थे। आज इसके बारे में देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के बारे में। सामाजिक स्थिति कैसी है? राजनीतिक स्थिति कैसी है? महिलाओं की स्थिति कैसी है? आम जनता की स्थिति कैसी है? तो बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है, देख लेंगे आप। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, ठीक है? वर्ण व्यवस्था ही था। लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। पहले वर्ण व्यवस्था क्या थी? कर्म के आधार पे था। मैं कवि हूँ, मेरे पिताजी क्या हैं? डॉक्टर हैं, मेरी माताजी आटा पीसती हैं। ऐसी लाइन आपने पिछले अध्याय में पढ़ी थी। तो यानी कि वो जो कर्म करते थे उसी के आधार पे उनकी जाति विशेष, वर्ण विशेष होता था। लेकिन इस युग में आते-आते जन्म के आधार पे वर्ण विशेष हो जाता है। वर्णों का आधार अब कर्म पर आधारित न होकर जाति पे आधारित होने लगा था। यानी कि अब जो जाति है, जिस जहाँ जन्म लिया है उसी की वो जाति हो जाती है। पहले जाति स्पेशल काम से होती थी, यानी आपका जन्म जिस घर में हुआ था वहां से जाति निर्धारित नहीं, आपके कर्म से होते थे, आप कर्म क्या करते। लेकिन बाद में क्या हो गया कि जिस घर में जन्म हुआ उसी के अनुसार फिर ये वर्ण व्यवस्था हो जाती है। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, अनेक-अनेक धार्मिक श्रेणियाँ हुई। पाखंड का भी प्रचलन बढ़ेगा आगे चल के, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय आनुवांशिक होने लगा। आनुवांशिक का मतलब है कि पिताजी जो काम करते थे वही काम पुत्र करेगा। अगर पिताजी चमड़े का काम करते थे तो पुत्र चमड़े का करेगा। पिताजी अगर ब्राह्मण थे, पंडित थे, का पुत्र भी वही काम करेगा। जो पिताजी अगर कुम्हार का काम करते थे तो पुत्र भी वही करेगा। चाहे पुत्र को आता हो या नहीं आता हो, लेकिन उसको करना पड़ेगा। अब ये एक प्रचलन हो गया था। इस काल में आनुवांशिक होने लगा ये। इस समय समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। अब इस यहाँ से आते-आते ना कुछ स्थितियाँ काफ़ी बदल जाती हैं। देखते जाएँ आप क्या-क्या बदलने वाला है यहाँ पे, धैर्य बना के रखें। ब्राह्मण के लिए एहि, आइए, इज्जत के साथ बोला जाता था आइए। क्षत्रिय के लिए आगहि, आओ। क्षत्रिय के लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता था? आगहि, आओ। वैश्य के लिए जल्दी आओ, जल्दी आओ। और जो शूद्र थे इनके लिए दौड़ कर आओ। यानी कि शब्दों से ही पता चलता है कि किसकी कितनी इज्जत की जा रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये तीनों थे उपवर्ग माने जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये क्या थे? द्विज कहा जाता था और उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। यानी कि इनको शिक्षा का अधिकार था। इनकी शिक्षा का भी अलग से आजकल के लिए भारत सरकार है शिक्षा बजट करती है। हाँ, एक अलग से शिक्षा का अधिकार था। लेकिन जो शूद्र थे उनका अधिकार छीन लिया गया था, वो अधिकारों से वंचित हो गए थे। और इसमें जो वैश्य थे, सिर्फ यही लोग हैं बिज़नेस करते थे, ये बिज़नेसमैन थे। यही ही लोग टैक्स देते थे सिर्फ, और बाकी इसके टैक्स के आधार पे ये लोग काम करते थे। सभी को क्या करना था? ये तो टैक्स देने वाले थे। इस इन्हीं के टैक्स ये लोग खाते पीते थे। और जो तीस से चौथा वर्ग था, जिसको बोलते हैं हम शूद्र वर्ग, इसका काम था तीनों वर्गों का, इन ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना था। चौथा वर्ण शूद्र था, जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। इनके अधिकार छीन लिए गए थे। यहीं से शूद्रों का अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी कि दुर्भाग्य यहाँ से प्रारंभ होता है। मैं अगर सही अगर समानता नहीं की जाएगी तो दुर्भाग्य ही बोला जाएगा उसको। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। यज्ञ का महत्व बढ़ गया और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हो जाती है। इतने ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। इसमें ये जो बिजनेसमैन थे केवल यही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों के जो कर वसूलते थे उसी के राजस्व से जीतते थे। यानी कि जो वैश्य थे, जो बिज़नेस करते थे, जो उन्हीं से जो कर लिया जाता था, उन्हीं के पैसे से
क्षत्रिय और ब्राह्मण अपना राजस्व इकट्ठा करके यहीं से अपना जीवन यापन करते थे, और जो चौथा था शूद्र, वो इन तीनों की सेवा के लिए बनाया गया। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये बेचारे सेवा करने के लिए बना लिए। का दुर्भाग्य यहाँ से प्रारंभ हो गया। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। एक सबसे वीक पॉइंट ये भी हो जाता है। उससे पहले स्त्रियों की दशा में गिरावट नहीं थी। उनको सभा समिति में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन यहाँ चल के उनकी स्थिति में गिरावट आई। इनकी पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन लिए गए थे। ऐसी-ऐसी स्थितियाँ यहाँ पे बन जाती हैं उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में ऐसी नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में ये स्थितियाँ बनती हैं। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार, यानी कि यहाँ शिक्षा का बजट भी खत्म कर दिया गया, प्रतिबंध हो गया। इतने ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ये हैं गार्गी, गंधर्व, गृध्रा, मैत्री, वेदवती। अब यहाँ पे है ना, कुछ यानी कि ये मान सकते हो कुछ महिलाओं, कुछ कन्याओं का वर्णन है, या तो ये धनाढ्य हैं, यानी कि जो एक सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग से निचला वर्ग है, उसका तो बिल्कुल शोषण प्रारंभ हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ इनकी थोड़ी-सी चर्चा मिलती है। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया, ये सबसे वीक पॉइंट हो जाता है। पैतृक संपत्ति से इनका अधिकार छीन जाता है। सभा में प्रवेश वर्जित हो जाता है। इससे पहले सभा और समिति में हिस्सा लेती थी, और यहाँ आके ऋग्वैदिक काल में तो है, लेकिन उत्तर उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति से इनका मतलब अधिकार छिन गया। यहाँ से प्रवेश वर्जित हो गया। पैतृक संपत्ति से इनका अधिकार छीन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। परिवार जीवन ऋग्वेद के समान ही था। समाज पितृसत्तात्मक था। इसमें वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक ही था, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें क्या था, उसमें मातृसत्तात्मक था। इसमें क्या है, जिसका स्वामी पिता ही होता था, पितृसत्तात्मक था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे, कुछ ही थे। ऋग्वैदिक काल में ज्यादा थे और उत्तर वैदिक काल में न के बराबर थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हुई। जो आपका गोत्र है, किसी भी गोत्र से आप बिलोंग करते हो, ये उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होता है। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था। परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया, यानी कि एक मूल पुरुष के वंशज हैं, उसी का गोत्र बोला जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसका कोई भी नाम है, उसके जो वंशज हैं उससे का गोत्र वही बना दिया। उससे चलते चलते जितनी भी संतानें होती गई, उसी गोत्र से वो फेमस होते गए। फिर सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का भी ज्ञान हो जाता है। आगे आगे चल के इनको समुद्र का भी ज्ञान हो जाता है। ये बाहरी भी व्यवसाय करने लगते हैं, बिजनेस करते हैं बाहर से भी। समुद्र का रास्ता भी इनको पता चल जाता है आगे चल के। फिर आ जाती है राजनीतिक स्थिति कैसी थी। यहाँ सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति आपने देख ली है। साथ बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है अब आके। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो आ जाएगा फिर आपका बौद्ध धर्म, फिर आपका आ जाएगा जैन धर्म, फिर आप क्या आ जाएंगे 16 महाजनपद, ठीक है। और फिर आप क्या आ जाएंगे, जो पश्चिमी भारत के राजवंश हुए हैं वो आ जाएंगे। फिर हर्षवर्धन का टाइम आ जाएगा। ऐसे चलते फिर मध्य भारत, मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट आपके जो लेक्चर हैं सारे के सारे हम कवर करेंगे, और आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। इस काल में पहली बार क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ। इससे पहले क्षत्रिय राज्य नहीं था, अब क्षत्रिय राज्यों का उदय हो जाता है। क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश का शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक था, पहली बार इसी काल में प्रकट हुआ। अब राष्ट्र का मतलब पूरा भारत है। उस समय की स्थिति के अनुसार, जैसे एक स्टेट का, एक राज्य का, राज्य के लिए शब्द जो यूज किया जाता था वो क्या था, राष्ट्र था। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। भाई राजा तो एक दैवीय जन्म है, का जन्म, जो राजा है उसको दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसा माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हो गई, और सशक्त हो जाती है। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। वंश के अनुसार पहले राजा जो योग्य था वो बनता था, लेकिन बाद में वंश के अनुसार बन गया। अब जैसे आप देखते हो, हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पर आम जनता कुछ उनका समर्थन करती है, कुछ लोग इतने इतने कटाक्ष कर देते हैं उनके ऊपर।
तो ये वंशानुगत का उदाहरण है कुछ। मैं किसी भी राजनीति पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ। कभी आप आगे लिखो मेरे बारे में, कमेंट करो कि आप किसी बार पार्टी के बारे में कुछ बोल रहे हो। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व और बढ़ गया। अब क्या था कि राज्य पहले छोटे से क्षेत्र पे राजा था ना, छोटे क्षेत्र पे राजा अधिकार किए हुए था। अब जो क्षेत्र बढ़ गया तो उसका महत्व और बढ़ गया। उसके अधिकारों का विस्तार हो जाता। अब राजा को सम्राट कहा जाने लगा। सम्राट या एकराट या अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। सम्राट, एकराट या अधिराज के नाम से जाना जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसका राज्य का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने से इसका महत्व बढ़ जाता है, इसके अधिकार बढ़ जाते हैं और अब ये सम्राट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में और भी स्थिति देखते हैं, राजनीतिक स्थिति में और क्या-क्या परिवर्तन होते हैं। चलो, इस काल में सभा समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हो गया। ये देखो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ हो जाता है, ये राज्यसभा और लोकसभा भंग हो गई हैं। राज्यसभा और लोकसभा का महत्व खत्म हो गया। मैंने बताया था वहां पे सभा समिति और ये बिल्कुल खत्म हो जाते। विद्युत का नामो निशान नहीं रहा, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। इनका अधिकार खत्म हो गया और जो कैबिनेट मंत्रालय था ये खत्म ही हो गया। अब जो राजा है वही है सब कुछ। अब जो मंत्रिमंडल था ये खत्म हो गया। लोकसभा राज्यसभा का भी महत्व बहुत ही कम हो जाता है, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व था। जो लोग पावरफुल थे, फॉर एग्जाम्पल कई बार बोलते हैं कि सरकार मोदी जी नहीं चला रहे हैं, सरकार अंबानी और अडानी चला रहे हैं। भाई हो भी सकता है, जैसी जैसी सोच है, जैसे लोग बोले, हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है सच भी बोल रहे हो। तो जो लोग पावरफुल थे ना, उनका अधिकार ज्यादा था, उनका वर्चस्व ज्यादा था, क्योंकि पता है भाई हम खरीद लेंगे एमएलए एमपी, समझते हो। तो ऐसे क्या था, प्रभावशाली जो वर्ग था उनका अधिकार ज्यादा हो गया था। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होगा। पहले इनका प्रवेश वर्जित नहीं था, अब ये प्रवेश वर्जित राजा का राज्याभिषेक राजसीय युग यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। यजुर्वेद में राज्य के उच्च जो पद के अधिकारी थे, उच्च पदाधिकारी थे, उनको क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। रत्नी, रत्नी किसे कहा जाता था? रत्नी। ये ना यूपीएससी में छोटे छोटे शब्द पूछ लेता है कई बार। यूपीएससी में छोटे छोटे शब्दों का एक अपना अलग ही महत्व होता है। रत्नी यजुर्वेद में राज्य के जो उच्च अधिकारी होते थे, उच्च पद के अधिकारी जो थे, उनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था उसे कहा जाता था रत्नी। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष, विभाग के अध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। ये नहीं कि इसमें उच्च अधिकारी जो भी थे उसके पर्सनल पर्सनल व्यक्ति जो भी हो सकते थे, उसके संबंधी रिश्तेदार जो भी, रिश्तेदारी का मतलब ये नहीं कोई भी, तो उसके बिल्कुल संबंधी थे, मंत्री थे, या विभाग, कोई भी विभाग बनाया उसका अध्यक्ष थे। आज भी विभाग ऐसे ही चलते हैं और कुछ दरबारी गण इसमें आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण है। 12 प्रकार के मंत्रिमंडल थे। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हो जाता है। अब राजा सर्वोच्च अधिकारी हो जाता है, अब सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। राजा खुद ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ है यहाँ पे। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, और किसी को दिया जा सकता था, बट ब्राह्मण को नहीं दिया जा सकता। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, कहाँ से रोजी रोटी चलती है, वो भी हम देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव होता है। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम हो गया। पहले क्या था, ये लोग पशुओं को पशुपालन करते करते, यानी कि उनकी देखभाल करते, उनके चारण के लिए अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते थे। लेकिन अब यहाँ पे अच्छा क्षेत्र मिल गया तो पशुपालन के साथ साथ ही कृषि पे भी ध्यान देने लगे। लोहे का आविष्कार हो गया जिससे कृषि करने में आसानी हो गई। तो अब ये पशुपालन की अपेक्षा कृषि पे ज्यादा फोकस करने लगे। अब क्या हो जाता है, कृषि की जगह, ये क्या, पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। कृषि प्रथम पेशा बन गया। इसमें जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, यानी कि जिससे आप वो निकालते हैं फसल, सबका उल्लेख मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। इस समय आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे, क्योंकि अब लोहे का आविष्कार हो गया था। जो अपना ये क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था, इसमें पूरे में अब ये क्या था, ये जो गंगा यमुना सरस्वती जो नदियों का क्षेत्र है, यहाँ पे अच्छी उपजाऊ भूमि मिल गई इनको। अब ये पूरे क्षेत्र में अब ये कृषि करने लगे थे।
अगर अच्छी फसल के लिए हमें अच्छी ज़मीन मिल जाए, भूमि मिल जाए तो सब ऐसा ही करेंगे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए काम ऐस या कर्षण ऐस शब्द का प्रयोग किया गया है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ-साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई। धान प्रमुख फसल हो गई। धान प्रमुख फसल बन गई थी इस समय पे क्योंकि पानी की उचित सुविधा थी। गंगा, यमुना का दोआब क्षेत्र मिल गया। अंतरजंगी खेड़ा में पहली बार कृषि संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए। ये नाम याद रखना। अंतरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो हम उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, कृषि का विस्तार क्योंकि अब लोहे का आविष्कार हो जाता है। शिल्पों में कुशलता, व्यापार में व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार, परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई है। क्योंकि अब सुविधाएं मिलने लगी है तो जनसंख्या वृद्धि होगी, सामान्य सी बात है। अब ये क्या है, अच्छे शिल्पकार हो गए। अब एक इकोनॉमी का तो नियम है, एक दूसरे से जुड़ते चलते हैं। इस काल के लोग चार प्रकार के बर्तनों या मृद भांडों से परिचित थे। काले व लाल रंग के मृद भांड, मिश्रित मृद भांड, काले रंग के मृद भांड, चित्रित धूसर भांड और लाल मृदा के काले लाल यानी कि काले और लाल मिला के मिश्रित करके मृद भांड थे। नंबर दो, काले रंग के, केवल काले रंग के। नंबर दो क्या थे, जिनके ऊपर चित्र बना के बनाए जाते थे मृद भांड। और चौथे क्या थे, लाल मृदा से बनाए गए थे। ऐसे मृद भांड थे, चार टाइप के। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिन यानी वैद के लिए प्रयोग होता है। श्रेष्ठिन एक प्रधान व्यापारी, सॉरी, श्रेष्ठिन एक प्रधान व्यापारी होता था, हमारे अडानी अंबानी साहब जैसे। निष्क, 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 शतमान, पाद, कृष्ण, रतिका, गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। माप की इकाइयां थी, विभिन्न इकाइयां थी, इकाइयों के ये नाम थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में इकाइयों से आप क्या समझते हो, 16, 32 प्रकार की कुछ इकाइयां थी भार के अनुसार। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में पहले सोने का टुकड़ा था, सोने का टुकड़ा होता था, या उसको फिर लास्ट में चल के एक मुद्रा के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। पहले कोई सोने का टुकड़ा हमने किसी को दूसरे को दे दिया, ये सोने का टुकड़ा दे दो इसके बदले लेकिन बाद में आगे आगे चल के ये सोने का टुकड़ा एक मुद्रा में परिवर्तित हो जाता है। व्यापार पर्ण द्वारा संपन्न होता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में का ही प्रयोग होता था। ऐसा नहीं है कि मुद्रा का प्रचलन हो गया था तो हर व्यक्ति के पास मुद्रा थी, हर वस्तु ही मुद्रा के हिसाब से हो जाती थी। नहीं, ये वस्तु विनिमय के द्वारा ही बहुत ज्यादा सामान्य जनता वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार करती थी। वस्तु विनिमय का माध्यम होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को देना। एक व्यक्ति एक वस्तु दे देगा, उसके बदले दूसरा व्यक्ति उसे दूसरी वस्तु दे देगा। जैसे कि एक को गेहूं की जरूरत है, दूसरे को चावल की जरूरत है। इसको गेहूं की जरूरत है और एक दूसरे को चावल की है, वो एक दूसरे से वो वस्तु का विनिमय कर लेंगे, लेन देन में बदल लेंगे। ये था वस्तु विनिमय प्रणाली। निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद मुद्रा के प्रकार थे। ये जैसे कि ये मैंने बताया था कि मुद्रा के प्रकार थे। निष्क जो एक प्रकार का क्या था, सोने का टुकड़ा था, बाद में क्या हो जाता है, ये एक मुद्रा हो जाता है। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो जाता है। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी देशों के साथ समुद्रों का वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की चर्चा, जिसमें वाणिज्य व्यापार के संकेत मिलते हैं। अभी क्या है, इनको समुद्री रास्ते का पता चल जाता है, यहाँ से ये व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य टिन, तांबा, इस टाइम के लोग टिन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या था ये स्वर्ण, स्वर्ण से, टिन से, तांबा से, चांदी और सीसा से भी लोग परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुके थे। धातु के अब शिल्प उद्योग बन चुके थे। इस काल में धातु गलाने के उद्योग, अब यहाँ पे कारखाने स्टार्ट हो गए थे धातु गलाने के, जहाँ से धातु से अलग अलग आकार के औजार भी बनाने जाने लगे थे। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थी। तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के, हो सकता है वो लड़ाई यानी कि युद्ध के लिए हथियार भी बना ले, या हो सकता है अपने घरेलू काम के लिए भी कुछ उपकरण बना ले, कृषि के भी उपकरण बना ले। इस प्रकार के बहुत से उपकरण बनाने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख उद्योग था। यहाँ अब वस्त्र का भी निर्माण करने लगे थे ये लोग।
इन्होंने भी कारखाने लगा लिए थे वस्त्र निर्माण के। कपास का उल्लेख नहीं मिलता, यहाँ पे कपास का कोई उल्लेख नहीं मिलता। सिक्के का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। ये बताया था ना पीछे कि जो है वस्तु, कुछ लोग वस्तु विनिमय से ही काम कर रहे थे, परंतु सामान्य लेन-देन से वस्तु विनिमय से ही थे। सिक्का अपना काम चलता था सिक्के से, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पे सिक्के से काम नहीं चलता था, वस्तु विनिमय से ही काम करते थे। सिक्के चल गए थे लेकिन हर व्यक्ति की पहुँच से बाहर थे ये। अब आ जाती है धार्मिक स्थिति कैसी थी? सबसे बड़ी बात हो जाती है धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति जो होती है वो राजनीतिक स्थिति को भी चेंज कर देती है। धार्मिक स्थिति इतनी है कि जो धर्म है ये बहुत अच्छी बात होती है। धर्मांधता जहाँ पे फैल जाती है वो मान के चलो कि वहाँ पे सब कुछ आता है। आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति बहुत पे इफेक्ट डाल देती है ये जो धार्मिक स्थिति। यही एक महत्व है। आप इतने पढ़े लिखे समझदार हो, आपको पता है, अब वर्तमान की स्थिति को देख के आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि लोग एक धर्म की प्रचार प्रसार के लिए दूसरे की आलोचना करके कहाँ से कहाँ तक जो बात धर्म से ही नहीं, धर्म से जोड़ के, जाति से जोड़ के कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं। आज भी आप देखते हो। उत्तर वैदिक काल में भी कर्म कांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ करना मूल कार्य था। यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान व मंत्र मंत्र विधियां भी प्रचलित हुई। अलग अलग टाइप की मंत्र करने के अनुष्ठान और विधियां प्रचलित हो गई थी। ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता थे इंद्र और अग्नि। ये किस काल के? ऋग्वैदिक काल के। लेकिन अब कौन सा चल रहा है? उत्तर वैदिक काल। यहाँ से देवता भी बदल जाते हैं, महत्व भी बदल जाता है। आप किसी के लिए कोई खास नहीं हो, समय के अनुसार आपको भी बदल दिया जा सकता है। इंद्र एवं अग्नि अब उससे प्रमुख नहीं रहे। इंद्र और अग्नि जो थे, जो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख थे, अब वो प्रमुख नहीं रहे। इंद्र के स्थान पे प्रजापति का सर्वोच्च स्थान मिल गया। अब उनको हटा दिया गया। अब भाई कौन आ गया इनके स्थान पे? प्रजापति आ गए, प्रजापति आ गए। इस काल के दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र, जो पहले पशुओं के देवता थे, रुद्र पशुओं के देवता, व विष्णु लोगों के पलक माने जाते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप से धारण हो चुकी थी। कुछ वर्णों के अपने अपने अलग देवता हो गए थे। आज भी चलते हैं ना, इनके अलग देवता हैं, ये अलग धर्म के, अलग जाति के हैं, वो अलग देवता मानते हैं। आपके गांव में भी देखते होंगे अलग अलग। आज होली का त्योहार आज भी आप देख सकते हो, गांव में किसी किसी गांव में उनकी होलियां ही अलग अलग होती हैं। तो ऐसे से यहाँ पे ये प्रचलन हो जाती हैं। कृष्ण जो पहले पशुओं के देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता हो गए। जो पहले पशुओं के देवता थे, अब वो किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता हो गए। और यहाँ से आपने देखा कि जो इंद्र और अग्निदेव थे, ये भी अपना स्थान खो चुके थे। इनके स्थान पे, इंद्र के स्थान पे प्रजापति आ चुके थे। समय के अनुसार देवता बदल जाते हैं। ध्यान रखना, आपके भी बदल सकते हैं। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। वैदिक जो कर्मकांड हैं उनमें उनकी निंदा की गई है आरण्यकों में। इसमें यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा, यानी कि यज्ञ करने से बलि और बलि देने से कोई फायदा नहीं, इसकी बजाय आप तप करो, मेहनत करो, इस पे बल ज्यादा दिया गया है। कर्मकांडों की निंदा की गई। इस काल में दो महाकाव्य हुए हैं, एक महाभारत और दूसरा क्या है? इसका पुराना नाम महाभारत का जय संहिता था। ये कई बार पूछा जाता है, महाभारत का पुराना नाम क्या? जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। मूर्ति पूजा यहाँ से प्रारंभ होती है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए थे। अलग अलग वेद के अलग अलग पुरोहित हो जाते हैं, अलग अलग पंडित जी हो जाते हैं। अलग अलग वेद को पढ़ने, जो वेद जिसको पढ़ेगा उसके अलग अलग पंडित। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, यानी बहुत देव हैं, देव यानी कि बहुत देव, हर इंसान के, हर जाति के अलग अलग देव हो जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ फिर भी रहती है, एक ईश्वरवाद में भरोसा करते हैं, भगवान एक है। वासुदेव संप्रदाय एवं षड्यंत्रों के सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, वेदांत का बीजारोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा, एक वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार सिर्फ पॉइंट्स पे ही डिपेंड होते हैं, लेकिन ये यूपीएससी के पॉइंट से पूछा जा सकता है, पूर्व मीमांसा वगैरह। अन्यथा सामान्य एग्जाम में इनकी चर्चा नहीं की जाती है बिल्कुल भी। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में होती है। मृत्यु की चर्चा सबसे पहले कब किस में होती है? मृत्यु की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में होती है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में है। तो मोक्ष किसको चाहिए भाई? मोक्ष
अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो फिर उपनिषद पढ़ो, उपनिषद में मिलती है। प्रशिक्षित को प्रशिक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। प्रशिक्षित को मृत्यु का देवता कहा गया। मृत्यु लोक का देवता किसे कहा गया? प्रशिक्षित को। ठीक है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा इसमें है, बृहदारण्यक उपनिषद में है। और मृत्युलोक के देवता कौन हो जाते हैं? प्रशिक्षित हो जाते हैं मृत्युलोक के देवता। आजकल मृत्युलोक के देवता कौन है भाई? क्या बोलते हैं वो? यमराज। ठीक है। उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई। उपनिषदों में यज्ञों की और कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एक ही मात्र सत्ता स्वीकार की गई है। छांदोग्य उपनिषद केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वामनप्रस्थ। तो यहाँ देखो आप, एक पॉइंट ये अच्छा है, उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है। परंतु बाद में जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामनप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है। तो कहीं कहीं पे कर्मकांड और यहाँ पे ज्यादा महत्व दिया गया है, तो कहीं कहीं उपनिषदों में यहाँ की आलोचना भी की गई है। इस बात से अपने थॉट्स भी आप बढ़ा सकते हो कि ये उचित है कहाँ तक। आज जैसे वो चलता है ना, वो कौन से बाबा जी, और टीवी पे फेमस होते हैं, वो किसी का बता देते हैं फेसबुक आईडी देख, भागेश्वर धाम। तो यहाँ से आप लगा सकते हो कि कितना इनका सच होता है, कितना झूठा होता है। बात नहीं, ऋग्वैदिक संस्कृति का काल। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई। ये अपना जितना भी था, अपना जो कंटेंट था यहाँ तक खत्म हो जाता है, अपनी लेक्चर यहाँ तक खत्म हो जाता है। और इस लेक्चर के और पिछले लेक्चर के जितने भी आपको ये कंटेंट है, पीडीएफ है, आप अपने ऐप से डाउनलोड कर लेना मैप के साथ कंप्लीट। ठीक है। और लास्ट में आपका दिया गया है क्या? 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिए गए भाई? 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। ये सारे के सारे आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे काल क्या है। यहाँ आपने पढ़ा हुआ है आर्य शब्द का मतलब क्या है। क्वेश्चन 3, आर्य शब्द प्राचीन कौन सी थी? आर्यों की सभा थी, समिति, स्पष्ट थी या विदत थी? आपको पता होना चाहिए। अघन्या निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया था? भैंस के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए या गाय के लिए? गायत्री मंत्र के रचयिता कहाँ कि कौन है? विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, भारद्वाज है, कृष्ण द्वैपायन है, कौन है? और लास्ट में चल के आपका ये पेज ब्लैंक है, खाली है। ये आज का लेक्चर था। इसके अगला जो लेक्चर होगा हम प्रारंभ करेंगे, इससे अगला वो करेंगे हम बौद्ध धर्म। इससे जो अगला अपना लेक्चर प्रारंभ होगा, तो ध्यान रखना, हम जो प्रारंभ करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम होगा बौद्ध धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म। इससे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध धर्म अगला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने ऐप पे डाउनलोड कर लेना पीडीएफ।